सही है, गुलशन कुमार जो। अच्छा, और कोई नहीं मन करता यही वाला जो गीत है ना, यही वाला जो भजन है, यही सुनने का मन करता है। 300 करोड़ व्यूज पूरा करने वाला पहला भारतीय वीडियो बना ये हनुमान चालीसा, गजब का। सचिन, आप भी हालांकि पुणे की यात्रा करते हैं, आप शिरडी काफी जाते हैं, ये हनुमान चालीसा सुनते हैं आप? मैं तो सुनता ही हूँ, बिकॉज मेरी मॉम इसे प्ले करती रहती है। इनफैक्ट यूट्यूब पे एक काफी ऐसे वीडियोस है जो सुबह सुबह चालू हो जाते हैं, तो एक डेली रूटीन का पार्ट रहा है ये पर्टिकुलर। तो मैं तो मैं सुन ही लेता हूँ, बिकॉज और 5:30 से वो चालू कर देती है, तो 1 घंटे तक, 1 1.5 घंटे तक ये चलते ही रहता है वैसे घर में। चलिए, थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद डिवाइन इंटरवेंशन ही हेल्प करे मार्केट को इस समय, लेकिन क्योंकि मार्केट को काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है। निफ्टी 95 पॉइंट नीचे। हालांकि एक बार ज़रा रिलायंस का चार्ट लेकर आइए। रिलायंस ने लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखाई है, उसने निफ्टी को थोड़ा सा लोअर लेवल से एक रिकवरी में हेल्प की है। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ केआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन भाई, गुड मॉर्निंग। काफ़ी पैनिक मार्केट में, काफ़ी प्रेशर, और रिटेल लगातार ये पूछ रहा है कि मेरा पैसा बन नहीं रहा है पिछले कई महीनों से, और इस मार्केट में मैं क्यों ना फिक्स डिपॉजिट की तरफ चला जाऊं, जहां मुझे आराम से रिस्क फ्री 8 से 9% मिल रहा है। आपका क्या व्यू होगा इस समय मार्केट को लेकर? तो गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक फंडामेंटल की जगह पे आई थिंक मार्केट के अंदर टेक्निकल वीकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली इंडिया में से निकाल रहे हैं फंड्स उनके, और उनके शिफ्टिंग हो रहा है डेट के अंदर, तो काफी हद तक यहाँ पे हैवी इंडेक्स, हैवी स्टॉक्स जो है उसके ऊपर एक प्रेशर बना है। रिलायंस का जैसे आपने उल्लेख किया, वो इस हिसाब से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स की इसका वेटेज निफ्टी के अंदर ज्यादा है, उनके अंदर भी काफी हद तक प्रेशर बना है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ग्लोबल ट्रेडर्स, द ईटीएफ पर्टिकुलरली, वहां पे से फंड निकाल के दूसरे एसेट क्लास में ग्लोबली शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो टेक्निकल वीकनेस के कारण हमारे वहाँ एक ज्यादा प्रेशर बना है। दूसरा एक कारण जो मुझे समझ में आता है, जो आप भली भांति समझते हो डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से, ये ग्लोबल इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट के अंदर डेप्थ नहीं मिलती है, इसलिए वो डेरिवेटिव मार्केट का उपयोग करके इंडेक्स या इंडिविजुअल स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं, और बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिलीवरी देते हैं। दूसरे मार्केट के अंदर इसकी अपेक्षा के अंदर, इन कंट्रास्ट टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन आवर मार्केट, दूसरे मार्केट के अंदर आई थिंक ये सिचुएशन काफी अलग है, बिकॉज ऑफ द हायर डेप्थ अवेलेबल। जब भी कोई ट्रेडर को माल छोड़ना रहता है तो उनका माल एब्सॉर्ब हो जाता है, हमारे वहाँ माल कंटिन्यूसली वो छोड़ते रहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रिएट्स आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ ड्रैग एंड नर्वसनेस। तो ये जो टेक्निकल वीकनेस है मार्केट की, लैक ऑफ डेप्थ के कारण, उसके हिसाब से भी ये प्रॉब्लम कंपाउंडेड बनता है। एंड आई थिंक हर समय जब भी पैनिक होती है मार्केट के अंदर, तो ये सिचुएशन हर समय आगे आ जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस या कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर, दूसरी कंपनीज के फंडामेंटल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। ऑन द कंट्री, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो करेक्टिव डाउनफॉल है मार्केट के अंदर, प्राइस के अंदर, जो लंबे अरसे का इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए हेडरूम ज्यादा मिल रहा है कमाने का। इफ रिलायंस वाज लुकिंग गुड एट 2600 2700 फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 3200, आज 2200 के भाव के अंदर वो 3200 का टारगेट प्राइस शिफ्ट नहीं हुआ है, वो वहां पे ही है, तो शायद आपको रिटर्न वहां पे अच्छा मिलता है। तो मैं इन्वेस्टर को ये समय के अंदर पेशेंस की ज्यादा सलाह दूंगा, पैनिक ना करने की मेरी सलाह रहेगी। आप पेशेंस रखिए इस समय के अंदर। ओके, पेशेंस रखिए। चलिए, बात आपने रिलायंस की तो एक डिस्क्लेमर भी चला देंगे उसके ऊपर। देवेन भाई, इस समय एक मार्केट में जो एक रिस्क फैक्टर निकल कर आ रहा है, वो जो क्रेडिट स्विस के साथ हो रहा है और जो बैंकों को लेकर हो रहा है, उसको लेकर ये जो इंडियन बैंकों में भी खासतौर से डिक्लाइन आ रहा है, क्या वो एक ओवर रिएक्शन है? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? और अगर हाँ, तो कहाँ पर आप बाय फोकस करेंगे? तो आई थिंक ज्यादातर प्रेशर इसलिए आया है कि लायबिलिटी साइड के अंदर इक्वेशंस थोड़े एडवर्स हो रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज होने के साथ में मोस्ट ऑफ द बैंक्स लायबिलिटी कॉस्ट, आई थिंक इंटरेस्ट सर्विंग कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, और उसके सामने हाई इंटरेस्ट के सामने सपोज क्रेडिट ऑफटेक स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी हमें थोड़ी ऐसी संभावना दिख रही है इस समय के अंदर। मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम बाइंग मनी एट अ हायर कॉस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले महीनों के अंदर कॉर्पोरेट क्रेडिट का ग्रोथ करीबन 20% के आसपास रिपोर्ट होना शुरू हुआ था, ये शायद टाइमिंग एक बार रुकावट आ सकती है, एंड मे बी आई थिंक 20% क्रेडिट ग्रोथ में प्रॉब्ली आई थिंक रिमेन म्यूटेड टू 12 13 14% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये एक सिचुएशन थोड़ी मार्केट के लिए, पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है।
और जैसे आई थिंक सीआई के प्रेसिडेंट ने भी बताया कि आप इंटरेस्ट रेट की जो राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट की आप जो अभी कर रहे हो उसको थोड़ी पेस को स्लो कर दीजिए, बिकॉज अदरवाइज दिस कैन क्रिएट लार्जर प्रॉब्लम। पिछले सालों में भी हम लोग ने एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी किया है, उससे हमें समझ में आता है कि जब भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं तभी आई थिंक एडवर्स सिचुएशन बहुत बनती है, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर एनीबॉडी। सो मे बी आई थिंक वी आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। मैं नहीं मानता हूँ कि उससे अंदर कोई ज्यादा अच्छी बैंकों को कोई फर्क पड़ना चाहिए, बट सम ऑफ द वीकर बैंक्स माइट प्रोबब्ली फेस लिटिल एडवर्स सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देवेंद्र जी, बाजार की टर्बुलेंस में पिछले 3-4 सेशन में, और स्पेशली अगर आपने जो क्रूड में रिट्रेसमेंट हुआ है उसके मद्देनजर बाजार कमोडिटी यूजर्स पे फोकस कर रहा है। लुक एट एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स। आपका झुकाव है क्या इस वक्त इस पे? क्योंकि इन्होंने जब बाजार बहुत स्ट्रांग था तब भी मूव नहीं दिया था, ये कोलैप्स ही कर रहे थे उस बार। इस वक्त क्या एक बार इन पे थोड़ा सा नजर डालने का या फिर थोड़ा बहुत एक्टिवेट करने का मौका है क्या? सो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें और ये क्रूड के दाम सस्टेन होते हैं नीचे के लेवल के अंदर, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। बट इन द नियर टर्म और शॉर्ट टर्म आई थिंक दिस मे नॉट बी एज गुड, बिकॉज जो कमोडिटीज कंपनी है उनके बुक्स के अंदर हायर कॉस्ट की कमोडिटी का ऑलरेडी एक इनपुट कॉस्ट आएगा ये क्वार्टर के अंदर एंड अगले क्वार्टर के अंदर। So many of the commodity companies will be forced to report mark-to-market adjustments into their books because of the fall in the prices of crude and resultant derivatives of the crude, which is input material for likes of Asian Paint, Pidilite, and some other companies. तो मेरा ऐसा मानना है कि दो lower crude price on a sustainable basis, I think it's a very good omen for India. But in the near term, I think the balance sheets might get affected because of the provisions जो requirement रहेगी under the accounting laws, उसके हिसाब से आई थिंक शायद आपकी बुक्स के अंदर एक बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी आ सकती है प्रॉफिट के अंदर। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इच मेरे ख्याल से मार्केट ये फैक्टर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई सम ऑफ द स्टॉक प्राइसेस आर नॉट मूविंग अप डिस्पाइट ऑफ फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रिजल्टेंट डेरिवेटिव ऑफ क्रूड व्हिच आर कमिंग डाउन एज फार एज द प्राइसेस आर कंसर्न। मे बी वेट करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। कि देखिए वो डिवाइन इंटरवेंशन शायद काम कर रहा है वीरू। निफ्टी एकदम से ऑफ डेज लो सिग्निफिकेंटली, और जहाँ से हमने वो चर्चा शुरू की थी वहीं से वो रिकवरी आई निफ्टी में। अब सिर्फ 40 पॉइंट नीचे रह गया निफ्टी, और एक बार जरा ऑफ डेज लो लेकर आइए। अच्छा, निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि सहारा है इसको रिलायंस का और सहारा है इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और भी एक दो स्टॉक्स हैं वीरो जिनका सहारा है। इवन बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है थोड़ा सा लोअर लेवल से। बिल्कुल बिल्कुल, 610 का लो था बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से, और वहीं से रिकवर हुआ है 38,783। यस, तो चलिए यूं ही थोड़ी अनुज 300 करोड़ व्यूज हुए हैं। प्रभु का अगर आप देखें कुछ तो असर हो ही रहा है। मीनवाइल एक जो ट्रेड लिया था सचिन ने, वो अच्छा कर रहा है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पिक किया था। अनुज, आपको सचिन की इस बार तारीफ तो करनी पड़ेगी। लगभग 10 बजे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, 10:03 पे वो कॉल गई थी एट 2210 और 2230 का हिला गया। सचिन बेहद शानदार, मतलब पेनफुल रिलायंस भी था फॉर द डे, बट आपने क्रिटिकल पॉइंट पे पिक किया। क्या बुक कर लें? क्या 20 रुपए मिल रहे हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट इसके टारगेट्स के आसपास ट्रेंड हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और मोमेंटम बन सकती है, बिकॉज निफ्टी में भी जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक बार तो ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है 2250 के आसपास के स्विंग्स पे रिलायंस में भी मुनाफा बांध देना चाहिए फॉर द डे। ये रिलायंस की ट्रेड हो गई। लेकिन अब देवेन के पास वापस चलते हैं। देवेन, आईटी स्टॉक्स में इस समय इन्फोसिस 52 वीक लो के 3% दूर रह गया है, क्या बाय बनता है यहाँ पर? Indeed, Anuj, I think I have no hesitation in putting a buy in this stock, क्योंकि आई थिंक जो पहले मैंने समझा रिलायंस के बारे में एंड बैंकिंग स्टॉक के लिए, आई थिंक द सेम थिंग अप्लाइज फॉर इवन सम ऑफ द आईटी स्टॉक्स व्हिच आर कैरिंग हायर वेट इनटू द इंडेक्स। Because of the weight shedding, these particular stocks are being offloaded by the trader portfolios, and as a result of which ये स्टॉक के अंदर आपको गिरावट दिख रही है। उनके फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया है, और जहां तक मैं समझता हूं उनके फंडामेंटल में ज्यादा कोई बदलाव आएगा भी नहीं, क्योंकि अगले 3 या 5 साल के लिए उनके पास ऑर्डर बरकरार है। शायद नए ऑर्डर लेने के लिए उनको थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखना पड़े, बट अदरवाइज आई बिलीव दैट आई थिंक दिस कंपनीज the frontline companies and some of the exclusive niche play in the mid cap IT,
these companies have relatively, I think, much better strength compared to the other activities, I think, which happened earlier. So from that perspective, I believe that I think IT stocks, selectively like Infosys, they would become a buy opportunity at the corrected fall. And if it falls further, I think it would be an excellent opportunity to add further into the portfolio. ओके चलिए देवेन भाई शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट आपको। चलिए बात हो गई देवेन चोकसे जी से। वीरू बात की थी डिवाइन इंटरवेंशन की, बात की थी हनुमान चालीसा की। एक बार जरा मारुति का भी इंट्राडे चार्ट ले आते हैं। डे हाई पर इस समय मारुति का स्टॉक ये देखिए करीब करीब 40 रुपये ऊपर। सचिन कोई ट्रेड यहाँ पर? अनुज जी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। आई थिंक मारुति में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डिक्लाइन इतनी इंटेंस नहीं है, काफी ग्रेजुअल है, बट काफी समय से अपने ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ऑस्किलेट करा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एक डिसाइसिव अगर रिवर्सल फॉर्मेशन बन जाता है ऑन द डेली चार्ट्स, उसके बाद मुझे लग रहा है कुछ लॉन्ग्स कंसिडर किए जा सकते हैं। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 85 60 65 के आसपास का। तो बड़ी अपसाइड मुझे इंट्राडे के लिहाज से तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।